हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल एंड आज हम टीवाई बीकॉम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर दिया है, मतलब आपका मॉड्यूल 1 पूरा हो गया है एंड मॉड्यूल 2 में से आपके 2 चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस मॉड्यूल का, लाइक आपके सेकेंड मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 7, जो कि लास्ट चैप्टर है इस मॉड्यूल का। और चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटेग्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड की यहाँ पे बात हो रही है। इकोनॉमिक मतलब पैसा, मतलब आप समझ सकते हो ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इंटेग्रेशन का मतलब होता है सब लोग साथ में आ गए हैं। ठीक है, एक यूनियन बना दिया है ना, या फिर हिंदी में उसको बोल सकते हैं जुड़ना। सब कुछ साथ में क्या हो रहे हैं, एक साथ में आ गए हैं, उसको बोलते हैं इंटेग्रेट होना। तो आखिरकार हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में ऐसे अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे जिसने पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो लोग जब साथ में आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, ट्रेडिंग करने के लिए जब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग एक साथ में जुड़ जाते हैं और एक वर्ल्ड ग्लोबल बन जाता है ना। तो वही हम ये सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या करेंगे। पहले तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि होता क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये टाइप्स। ठीक है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, फिर ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेग्जिट के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। और लास्ट है एशियन, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो इन टोटल आपको सिर्फ इसमें 4 आंसर्स पढ़ने हैं, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, यूरोपियन और ये। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पूरा इन दोनों क्वेश्चंस पे रहेगा कि टाइप्स क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो होती है ना वो एक साथ में अग्रीमेंट बना लेती है और अग्रीमेंट बना के वो लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अब ये अग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और जो ट्रेडिंग का रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, उस रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए। क्योंकि जैसे ही हम अग्रीमेंट बना लेते हैं तो उसमें हम अपने टैक्सेस के रेट, है ना, जिसमें हम अपने दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ एकदम कॉमन कर देते हैं या रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इजीली क्या कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है। उसी को ही हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसके मीनिंग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग है बच्चों ये रहा कि यहाँ से है अ ट्रेड अग्रीमेंट इज़ अ पार्ट और अ ट्रीटी इज़ अ पैक्ट और अ ट्रीटी का मतलब होता है सब साथ में लोग एक पैक्ट बना लेंगे। ठीक है, अग्रीमेंट बना लेंगे बिटवीन 2 और मोर नेशंस दैट कवर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड बिटवीन देम। एक ऐसा अग्रीमेंट होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया ने अग्रीमेंट बना लिया, तो वो अग्रीमेंट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक दूसरे के होंगे जो दोनों शेयर करेंगे। ये एग्जाम्पल था। ठीक है, ओके, तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। अब जो कॉमन अग्रीमेंट है, जो आपने भी शायद कभी न्यूज़ चैनल्स में या कभी आपने सुना होगा, जो कॉमन अग्रीमेंट बनाया जाता है उस अग्रीमेंट को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एंड फ्री ट्रेड। ये अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, प्रेफरेंशियल्स होते हैं एंड फ्री ट्रेड, जहाँ पे हम बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, टैक्सेस के क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। अभी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखो ये टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कमिंग टुगेदर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज इनटू अ लार्जर रीजनल ग्रुप। ठीक है,
जब एक साथ में सारे इकोनॉमीज आ जाते हैं, है ना, और साथ में वो लोग क्या करते हैं, एक कॉमन गोल पे रहते हैं। देखो उनके कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटेग्रेशन। बस आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इन शॉर्ट, एक अग्रीमेंट बनाना, एक पैक्ट बनाना जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ एक साथ में अग्रीमेंट बना लेती है। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उनका ट्रेडिंग का, जिसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कम रेस्ट्रिक्शंस होता है, और वो लोग फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम आगे चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने इस पे आ जाते हैं। ये अपना अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म। क्या नाम है ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। नाम क्या है, मल्टीलेटरलिज्म। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, और लेटरलिज्म का मतलब होता है पैक्ट, अग्रीमेंट, है ना। तो मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, जब बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी मतलब 10, 20, 30, 50 ऐसे बहुत सारे कंट्रीज एक साथ में जुड़ जाते हैं और एक कॉमन अग्रीमेंट पे वो लोग है ना ट्रेडिंग करते हैं। और वो एक साथ में जुड़ के क्या बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। या तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है या तो वो एक यूनियन बन जाता है, उसको मल्टीलेटरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेफर्स टू द अलायंस। अलायंस का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंट्रीज परस्यूइंग कॉमन गोल्स। इन सारे मल्टीपल कंट्रीज के कॉमन गोल्स होते हैं। ठीक है, ओके अभी आप ये सब नाम देख सकते हो यहाँ पे, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट, ये सब मल्टीलेटरलिज्म है। इसमें ना बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, मतलब इन शॉर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अभी जो रिसेंटली गैट को जिसने रिप्लेस किया है ना, जिसका नाम है WTO। अभी क्या चलता है बच्चों, WTO चलता है। अभी गैट अग्रीमेंट को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरा संभालती है, वर्ल्ड ट्रेडिंग और ये सब। ठीक है, WTO डेवलप द गैट अग्रीमेंट्स इनटू ब्रॉडर एरियाज, जिसमें हम लोग ने ट्रेड इन सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसमें कंट्रीज़ के जो कॉमन गोल्स होते हैं वो सब साथ में आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटेग्रेट होते हैं, और फिर बाद में इनका प्रॉपर ट्रेडिंग होता है, गुड्स का, सर्विसेज का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। वर्ल्ड एक साथ में एक कॉमन एलियंस बन जाता है। ठीक है, उसको हम मल्टीलेटरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या करता है मालूम है, रीजनलिज्म सबको साथ में नहीं जोड़ रहा है। रीजनलिज्म क्या करता है, ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट करता है। ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 कंट्रीज़ हैं, लेट से कोई भी 5 कंट्रीज़ है, वो लोग एक साथ में आ गई, वो लोग एक दूसरे के मेंबर नेशंस बन गए। अब उसमें क्या हुआ मालूम है, वो 5 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ तो फ्री ट्रेड करेगी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, कोटा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, फ्रीली ट्रेड होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे, उनकी करेंसी सेम रहेगी। लेकिन जो उस 5 कंट्रीज़ के बाहर आते, उस यूनियन के बाहर आते, तो उनके साथ वो लोग ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट करेंगे, उनके साथ वो लोग हाई टैक्स चार्ज करेंगे, उनके साथ वो लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ये रीजनलिज्म होता है। तो रीजनलिज्म से ज़्यादा बेटर होता है कि मल्टीलेटरलिज्म हो, लेकिन इसमें ना एक ग्रुप बन जाता है, एक कार्टेल बन जाता है जो, ठीक है। तो ये देखो रीजनलिज्म के बारे में यहाँ पे है, समटाइम्स नेशंस कम टुगेदर टू फॉर्म रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। ये लोग क्या बना देते हैं बच्चों, इसमें एक रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन। मतलब वो लोग बाजू बाजू में रहते हैं, कंट्रीज़ बहुत बाजू बाजू में रहती है, तो वो लोग साथ में आके उनका एक रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, द पार्टीज टू अ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट ऑफर ईच अदर मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट इन ट्रेड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने आपको बोला कि जो भी इस
ट्रेड जो भी इस अग्रीमेंट के अंदर मेंबर्स रहेंगे उनके साथ तो बहुत फेवरेबल डीलिंग्स होंगे, लेकिन जो इस अग्रीमेंट के अंदर नहीं है, जो कंट्रीज़ नहीं है, उनके साथ है ना एकदम हाई टैक्स, रेस्ट्रिक्शंस, ड्यूटीज़ वो सब लगेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ट्रेड ब्लॉक्स इसके वजह से ही होता है और इसके वजह से ही रीजनलिज्म बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है मल्टीलेटरलिज्म और रीजनलिज्म पे। ठीक है, तो ये आपको एज अ आंसर मतलब शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं या फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स में इन सब के मतलब आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आंसर पे जो आपको 7-8 मार्क्स के लिए आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ये तो मैंने आपको सब मतलब बता दिया कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फिर मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने, ये कुछ एग्जांपल्स है रीजनलिज्म के बच्चों, ये देखो जैसे नाफ्टा, ये सब ट्रेड ब्लॉक्स बनाए हैं। नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ये सारे ना ट्रेडिंग ब्लॉक्स है। मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर अग्रीमेंट है, जितने भी समझो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या जितने भी नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ होंगे वो लोग एक साथ में क्या आते हैं, कॉमन अग्रीमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे आंसर पे। ये आंसर आपको 7-8 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, टाइप्स या फिर स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये आपको 7 या 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। क्या नाम है ये, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट बनाती है और वो अग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्राइजेस क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे डीलिंग्स होंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रेस्ट्रिक्शन सब लगेगा नहीं लगेगा, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है और वो सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के मेंबर कंट्रीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट एग्जिस्ट व्हेन कंट्रीज विद इन अ गिवन जोग्राफिकल रीजन, मतलब ये एक तरीके का रीजनलिज्म को ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, अग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ बैरियर्स ऑन सिलेक्टेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि लेट्स से इंडिया कंट्री, रशिया कंट्री, वो लोग एक दूसरे के साथ ये लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब दोनों ट्रेडिंग करेंगे तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे या एकदम कम लगाएंगे, ट्रेड बैरियर्स एकदम कम लगाएंगे और एकदम स्मूथ फंक्शनिंग होगा, स्मूथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक। ये प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से ही तो ट्रेड ब्लॉक हो जाता है। ट्रेड ब्लॉक कैसे होता है कि लेट्स से इंडिया और रशिया दोनों अच्छे अच्छे मेंबर नेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ मस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर्स है उनके साथ एकदम हाई रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है। तो यहाँ पे तो एक एलियंस क्रिएट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे तो एक ऑर्गेनाइज मतलब सब पूरा वर्ल्ड एक साथ में नहीं आ रहा है ना। कुछ कुछ कंट्री के साथ हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ कुछ कंट्री के साथ हम एकदम हाई टैक्सेस लगा रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। नेक्स्ट आपका आता है फ्री ट्रेड एरिया। नाम से क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होगा, जहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, मस्त एकदम स्मूथली हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एरिया आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर कंट्रीज इन अ जोग्राफिकल रीजन अग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड ऑन ऑल, सारे गुड्स पे। देखो प्रेफरेंशियल और फ्री में क्या फ़र्क है, प्रेफरेंशियल में सिलेक्टेड गुड्स पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है या बैरियर्स हट जाता है, लेकिन फ्री ट्रेड में सारे गुड्स पे रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स ये लोग एलिमिनेट कर देते हैं, सारे गुड्स पे। इस पे ध्यान देना, इसमें आएगा ऑन ऑल गुड्स और इसमें आएगा ऑन सिलेक्टेड गुड्स। ठीक है, मेंबर्स रिमूव ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। ठीक है, बट कीप देयर सेपरेट नेशनल बैरियर्स अगेंस्ट आउटसाइड द वर्ल्ड।
देखो प्रेफरेंशियल और फ्री ट्रेड ना दोनों सिमिलर ही है, दोनों ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो भी उस यूनियन का मेंबर नेशन है ना, तो वो लोग एक दूसरे के साथ एकदम फ्री ट्रेड करेंगे, बैरियर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन आउटसाइड द वर्ल्ड मेंबर के जो बाहर के कंट्रीज़ के लोग हैं उनसे वो लोग बैरियर क्रिएट करेंगे, उनसे वो लोग रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री ट्रेड का, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया नाफ्टा। ठीक है, ये फॉर्मली 1994 में स्टार्ट किया गया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो होता है वो है कस्टम यूनियन। कस्टम होता क्या है? कस्टम क्या होता है? जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है ना, जब हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर कुछ टैक्स लगाते हैं। जब एयरप्लेन से या शिप के थ्रू जब गुड्स आते हैं तो उस टाइम पे कुछ कस्टम्स लगते हैं, नॉर्मली एयरप्लेन से जब आते हैं तो कस्टम के भी यूनियन बनते हैं। तो वो कस्टम यूनियन में क्या रहेगा कि जिसमें ना वो लोग एक फिक्स रेट डिसाइड कर देंगे कि आपका गुड्स अगर हमारे इधर आ रहा है हम इतना टैक्स लगाएंगे, बस इसके अलावा और कोई भी इंटरनल टैक्स नहीं लगेगा। तो वो होता है कस्टम यूनियन, जिसमें कंट्रीज़ का यूनियन बन जाता है और वो लोग एक बेयर मिनिमम टैक्स लगाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, नो एडिशनल कॉस्ट। उसको कस्टम यूनियन बोलते हैं। ये देखो, अ कस्टम यूनियन इन्वॉल्व्स द रिमूवल टू क्या है बच्चों? रिमूवल टू टैरिफ बैरियर्स बिटवीन मेंबर्स टुगेदर विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉमन यूनिफाइड एक्सटर्नल टू मेक अ टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। मतलब मेंबर से तो ऑब्वियसली बात है नहीं लगेगा, बट नॉन मेंबर्स के साथ वो लोग क्या करेंगे पता है? बोलेंगे कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा यूनियन बनाया है और वो यूनियन में 5 कंट्रीज़ है। ठीक है, तो वो 5 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एकदम टैरिफ बैरियर्स निकाल देगी, लेकिन जो नॉन मेंबर्स होगा ना उनके साथ जो कस्टम लगेगा वो कॉमन रहेगा। मतलब अगर लेट्स से कंट्री ए 1000 लगा रही है तो कंट्री बी भी 1000 रुपये का ही टैक्स लगाएगी, कंट्री सी भी 1000 रुपये का ही टैक्स लगाएगी। जो भी मेंबर होंगे उनके जो कस्टम टैक्स होंगे वो नॉन मेंबर के साथ वो कॉमन रहेगा, वो ही वो लोग चार्ज करेंगे। ऐसा, तो ऐसे करके वो लोग एक कार्टेल बना देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन यूनिफाइड एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर्स, कंट्री दैट एक्सपोर्ट to the custom union only need to make a single duty payment once the goods have passed through the border. Once inside the union, the goods can move freely without any addition tariff. मतलब एडिशन टैरिफ कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि जो भी कंट्रीज कस्टम यूनियन के अंदर आती है तो उनको सिर्फ एक बेसिक टैरिफ जो टैक्स लगता है वो भरना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा जैसे ही गुड्स कंट्री के अंदर आ गई उसके बाद उनको कोई भी टैक्सेस नहीं भरना है, जो भी ये कस्टम यूनियन के अंदर आती है। ठीक है, आप ये कस्टम यूनियन में अगर इतना भी पॉइंटर लिखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, और चाहिए तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि देखो, इफ़ इन अ कस्टम यूनियन कंट्री ए imposes 10% duty on import of good from India and country B imposes 5% tariff on the same good from India. ठीक है, सो इंडिया क्या करेगा? इंडियन एक्सपोर्टर वुड एक्सपोर्ट द गुड्स टू कंट्री बी एंड देन सेल इट टू ए फ्रॉम बी, दस अवॉइडिंग एडिशनल टैरिफ। ये सेम एग्जाम्पल है, इसको हम लोग आर्बिट्रेज भी बोलते हैं। देखो इस एग्जाम्पल को मैं वापस समझाती हूँ। एक कस्टम यूनियन कंट्री ए है जो 10% ड्यूटी चार्ज करती है, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया से गुड्स क्या कर रही है, वो इम्पोर्ट कर रही है, तो उस टाइम पे 10% का ड्यूटी लग रहा है। ठीक है, और जो कंट्री बी है वो 5% का टैरिफ लगा रही है ऑन द सेम गुड फ्रॉम इंडिया। मतलब कंट्री ए 10% का ड्यूटीज चार्ज कर रही है, इम्पोज कर रही है, और कंट्री बी 5% का टैरिफ चार्ज कर रही है। ठीक है, जो कंट्री ए है वो अपनी कस्टम यूनियन कंट्री है और कंट्री बी नॉर्मल है। तो अब इसमें इंडिया क्या करेगी? इंडिया एक्सपोर्टर है ऑब्वियसली, तो इंडिया पहले किसको एक्सपोर्ट करेगी? इंडिया पहले एक्सपोर्ट करेगी टू कंट्री बी, क्योंकि कंट्री बी कितना लगा रही है बच्चों? कंट्री बी 5% ही चार्ज कर रही है। और फिर
सेल इट टू ए फ्रॉम बी। मतलब कैसे होगा, पहले कंट्री बी को सेल करके फिर उनसे वो लोग किसको सेल करेंगे, ए को। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगा ना, क्योंकि जो कस्टम यूनियन कंट्रीज़ है वो लोग एडिशनल टैरिफ नहीं लगाते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ एक कॉमन ड्यूटी चार्ज करते हैं। क्लियर है, तो इस चीज़ को हम आर्बिट्रेज भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया कॉमन कस्टम यूनियन। आप इतना भी अगर लिखते हो तो चलेगा। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो ये वाला कि कंट्री ए ने 10% ड्यूटी चार्ज किया ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया और कंट्री बी ने 5% टैरिफ चार्ज किया ऑन द सेम गुड फ्रॉम इंडिया। सो इंडियन एक्सपोर्टर अभी एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स टू कंट्री बी एंड देन सेल इट टू ए फ्रॉम बी। मतलब ये कैसे हो रहा है पता है, हमने इंडिया फिर कंट्री ए को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, कंट्री बी को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, फिर बी कंट्री ए को दे रहा है, तो इससे टैरिफ लगा ही नहीं। टैरिफ एक ही लगा, वो कॉमन टैरिफ, बस इंटरनल एडिशनल टैरिफ कुछ लगा ही नहीं। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप, जिसको हम कस्टम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों कस्टम यूनियन के। द सर्दर्न कोन कॉमन मार्केट, ठीक है, मर्कोसर बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय, ये सब इनके कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे। 1991 में इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉमन मार्केट और सिंगल मार्केट। नाम से ही आपको क्या लग रहा है, कॉमन मार्केट मतलब फुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें कोई ट्रेडिंग ब्लॉक्स नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि 5-6 कंट्रीज़ ही खाली मेंबर है। हर एक के लिए एक कॉमन मार्केट, हर एक के लिए एक सिंगल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कॉमन और सिंगल मार्केट इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स फुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब कॉमन मार्केट होता है, सिंगल मार्केट होता है। ठीक है, इट इज़ समटाइम रेफर्ड एज इंटरनल मार्केट, तो यही अपने लिए क्या बन जाता है, इंटरनल मार्केट। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फ्री ट्रेड फ्रॉम टैंजिबल गुड्स टू सर्विसेज एंड ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कॉमन मार्केट का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग है ना, कुछ 4-5 कंट्रीज सिर्फ एक साथ में नहीं आ रही है, सब लोग लाइक सबके लिए वो कॉमन मार्केट है। इसमें ऐसा पार्शलिटी नहीं होगा कि इस कंट्री के साथ हम बैरियर्स लगाएंगे, इस कंट्री को फ्री में देंगे। इट्स फ्री फॉर ऑल, जिसमें टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, इम्पोज ड्यूटीज़ ये सब नहीं होगा। ठीक है, एकदम कॉमन मार्केट होगा जिसमें सारे कंट्रीज एकदम जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री मूवमेंट, इसमें हम अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर, ये सबका फ्री मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, अलॉन्ग विद टैरिफ बैरियर्स के साथ नॉन टैरिफ भी एलिमेंट होता है। नॉन टैरिफ क्या होता है, मैंने चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर में आपको बताया हुआ है, तो आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हो, उसमें मैंने आपको टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों का मतलब सिखा दिया है। ठीक है, सो ये आपका कॉमन मार्केट होता है, जिसको हम सिंगल मार्केट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है आपका फुल इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, क्या नाम है इसमें, ये फुल इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक यूनियन है ना, ये भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक है, ये भी क्या है, एक ट्रेड। देखो कभी भी ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब आ रहा है, मतलब उसमें जितने भी उस ब्लॉक में कंट्रीज आ रही है, उस यूनियन में वो मतलब वो लोग एक यूनियन बना रहे हैं, और वो यूनियन में जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं ना, वो लोग एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे, कॉमन मार्केट शेयर करेंगे, कॉमन करेंसी शेयर करेंगे, लेकिन अदर मेंबर के साथ थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होंगे, थोड़े बैरियर्स होंगे, है ना, थोड़े कोटा ये सब लगेगा वैसा। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक यूनियन है ये भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है दैट हैज़ बोथ, जिसमें कॉमन मार्केट भी है बिटवीन मेंबर्स एंड कॉमन ट्रेड पॉलिसी है टुवर्ड्स नॉन मेंबर। मतलब इसमें कॉमन मार्केट होगा लेकिन सबके लिए नहीं, बिटवीन मेंबर्स, और नॉन मेंबर्स के साथ एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी रहेगा, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस उन सबके साथ क्या रहेगा, सेम। मतलब मेंबर के साथ जो भी हमारा मार्केट है वो कॉमन है, मतलब फ्री ट्रेड, और जो नॉन मेंबर्स रहेंगे ना उस यूनियन के, उनके साथ, उन सबके साथ मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे। जैसे रशिया और इंडिया का एक कॉमन मार्केट है। ठीक है,
अब क्या एग्जाम्पल है ये, ठीक है, लेकिन जो नॉन मेंबर्स होंगे उनके साथ पॉलिसी सेम रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे किया जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते, याद कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन, इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट आएगा कि व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन। तो उसमें मैं आपको ये सिखा दूंगी कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना, फिर क्या हुआ, इसमें क्या स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन में क्या होता है कि जितने भी उस यूनियन में, उस ग्रुप में कंट्रीज होते हैं, उनकी करेंसी कॉमन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ना सिर्फ यूरो चलता है, या बहुत सारे कंट्री में पाउंड चलता है। तो वो पाउंड जो चल रहा है ना, मतलब उन्होंने एक मॉनेटरी यूनियन बना दी है कि ये करेंसी हम बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ करेंगे, या यूरोज़ ही बहुत सारे कंट्रीज़ में कितने बार यूज़ होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी यूनियन, जिसमें करेंसी सेम शेयर की जाती है। लाइक इस कंट्री में कितने सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आपने देखा होगा जिसमें सिर्फ यूरोस चलता है, और कितने सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें सिर्फ पाउंड्स चलते हैं, ठीक है। तो देखो, एलिमिनेटिंग इंडिविजुअल करेंसी, हर कंट्री की जो इंडिविजुअल करेंसी है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और ग्रुप में जितने भी कंट्रीज़ आएंगे उन सबको वो लोग एक कॉमन करेंसी शेयर करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी है, यूरोपियन यूनियन, ईस्ट कैरेबियन डॉलर फॉर 11 आइलैंड्स ऑफ द ईस्ट कैरेबियन, फिर यूरो फॉर 19 कंट्रीज़, 19 कंट्रीज़ में यूरोस चलता है ना, विद इन द यूरोपियन यूनियन, और एक ईस्ट कैरेबियन डॉलर चलता है फॉर 11 आइलैंड्स, ओके, ऑफ द ईस्ट कैरेबियन। ये मॉनेटरी यूनियन होता है जहाँ पे करेंसी कॉमन होती है। क्या कॉमन होता है बच्चों? करेंसी कॉमन रहती है। फिर आता है फिस्कल यूनियन। फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फिस्कल यूनियन में क्या होगा? जहाँ पे जितने भी यूनियन में कंट्रीज रहेंगे उसमें गवर्नमेंट के रूल्स सेम रहेंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ नहीं रहेंगे, वो कॉमन पॉलिसी एक दूसरे के साथ वो लोग शेयर करेंगे, उसको फिस्कल यूनियन बोलते हैं। देखो, इज़ अ अग्रीमेंट टू हैव, और गवर्नमेंट के रूल्स मतलब क्या कॉमन रहेगा? टैक्स के रेट्स कॉमन रहेंगे, ठीक है, कॉमन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहेगा, बोरोइंग रहेगा, और जॉइंटली बजट बनेगा। जितने भी कंट्रीज़ वो यूनियन के मेंबर हैं, और अगर वो लोग ये फिस्कल यूनियन का अग्रीमेंट बना लेते, तो इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट के टैक्स के रेट्स, बोरोइंग्स, बजट सबका साथ में मिलके बनेगा, सब कंट्रीज़ का साथ में जो भी उस यूनियन का पार्ट है, ठीक है। सो ये आपका इन 2012 मेजॉरिटी ऑफ, आप मेजरली देखो यही एग्जांपल देखोगे, ईयू एक ऐसा बना है यूनियन, जो मतलब ये सारे उन्होंने यूनियन बनाए हैं, फिस्कल यूनियन, मॉनेटरी यूनियन। फिर एक होता है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन में कंप्लीट इंटेग्रेशन होता है विद अ सिंगल इकोनॉमिक मार्केट, जहाँ पे पूरा इकोनॉमिक मार्केट रहेगा, कॉमन ट्रेड पॉलिसी रहेगा, करेंसी कॉमन रहेगा, ये सब कुछ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा। मतलब ये सब कुछ उस कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ वो यूनियन में आते हैं उन सब का क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, ठीक है। और लास्ट होता है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में देखो, मतलब ये इसका भी थोड़ा एडवांस वर्जन है, ये ईएमयू का भी एडवांस वर्जन है। इसमें क्या क्या है? सिंगल कॉमन मार्केट, कॉमन ट्रेड पॉलिसी, सिंगल करेंसी, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कंप्लीट हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रेड रूल्स। मतलब इसमें सब कुछ आ गया, पूरा पैकेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर कैसे सब कुछ सारे रूल्स होते हैं, वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ में आके इसके अंदर ये सब कुछ उस कंट्री में कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये सब जुड़ते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे रीज़न बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों हम 4-5 कंट्री एक साथ में आ जाती है, यूनियन बना देती है। इसका पीछे मेन रीज़न होता है कि जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो वर्ल्ड मैप में जो यूनियन बन जाता है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गर दिखती है ना, मतलब बड़ी दिखती है, स्ट्रॉन्ग दिखती है, क्योंकि 4-5 कंट्री अगर एक साथ में आके यूनियन बन रही है, या 19 कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़ है, तो वो लोग एकदम स्ट्रॉन्ग दिखेगी,
उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रांग रहेंगे, वो लोग का एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा, वहाँ के लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, जॉब्स का, वो लोग कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, इसके लिए यूनियन बनाया जाता है। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं बट ज़्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटेग्रेशन, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी ऑब्जेक्टिव्स कि इकोनॉमिक इंटेग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। थैंक यू सो मच।